फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीच एग्री। फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था, इसके पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि प्लांट्स में कैसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स वाटर, मिनरल्स और जितना जो भी फूड रहता है वो किस तरह एक पार्ट से दूसरी पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स। सबसे पहले अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए क्या होता है। यहाँ मैंने आपको रूट सेल का यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम बनाया है। तो चलिए इसको अभी अपन पहले समझते हैं कि रूट्स में कैसे जाता है और फिर पानी ऊपर की तरफ कैसे मुड़ता है। देखिए ये हमारी सॉइल है, ठीक है, यहाँ नीचे हमारी सॉइल है। सॉइल से रूट हेयर्स में पानी, वाटर जो सॉइल है ऑस्मोसिस की थ्रू वाटर कहाँ जाता है, रूट हेयर्स में जाता है, ठीक है। रूट हेयर्स में गया, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स सेल्स है। कॉर्टेक्स सेल्स के बाद वो कहाँ जाता है, पैसेज सेल्स में, कॉर्टेक्स सेल्स के बाद वो जाता है एंडोडर्मिस सेल्स में। देखिए एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स में क्या रहती है, सुबेरिन की क्या रहती है, स्ट्रिप्स रहती है, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रहती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुबेरिन से बनी है। देखिए यहाँ पे मैंने ये शो करा है कि ये जो लाइन है ये क्या रहती है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुबेरिन से बनी है और इम्परवियस टू वाटर, मतलब ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, मतलब ये वाटर को मूव नहीं करने देती है। तो यहाँ पर एक ऐसी सेल है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है, उसको अपन ने कहा है पैसेज सेल। तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू रूट हेयर में जाता है, रूट हेयर के बाद कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के बाद पैसेज सेल से, एंडोडर्मिस की पैसेज सेल से पास होके वो कहाँ जाता है, फ्लोएम में जाता है, ठीक है। अगर डाइकोट प्लांट है तो वहाँ पे कैम्बियम होता है, और अगर मोनोकोट प्लांट है तो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर वो कहाँ जाता है, जाइलम से, और फिर किस तरफ, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होता है। तो हमने देखा, फिर से एक बार देखते हैं कि वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर के बाद वो कॉर्टेक्स सेल्स में जाता है, कॉर्टेक्स सेल्स के बाद वो कहाँ जाता है, अपने एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में क्या होती है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रहती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुबेरिन से बनी होती है जो वाटर के लिए इम्परवियस होती है। पर यहाँ पे ऐसी कुछ सेल्स होती है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती, उसे अपन पैसेज सेल कहते हैं। कैस्पेरियन पैसेज सेल को पास करके वो फ्लोएम में जाता है। अगर डाइकोट प्लांट है तो वहाँ कैम्बियम है, और अगर नहीं है तो वो कहाँ, जाइलम में जाता है। जाइलम में जाने के बाद वो क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो अभी तो अपन ने पहले ये देखा कि वाटर रूट्स सॉइल से जाइलम तक कैसे आ गया, रूट की जाइलम तक कैसे आ गया। अब अपन देखेंगे कि वो ऊपर कैसे जाता है। इसके पहले अपन देखेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर, कि अभी अपन ने जो देखा कि रूट हेयर्स से जाइलम तक आया तो उसके क्या मूवमेंट रहे, है ना। तो यहाँ पे दो मूवमेंट होते हैं, एक एपोप्लास्ट और दूसरा सिम्प्लास्ट। देखिए एपोप्लास्ट का मतलब होता है, यहाँ मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है कि जब सेल्स के ऐसे बीच में से निकल के जाता है तो उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट, ठीक है। एपोप्लास्ट मूवमेंट में कभी भी पानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, वो हमेशा सेल वॉल और इंटरसेल्यूलर जो स्पेस है उसके थ्रू जाता है, ठीक है। और सिम्प्लास्ट में मैंने बताया है, देखिए सिम्प्लास्ट में जब वो सेल को क्रॉस करते हुए जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट, ठीक है। जो सिम्प्लास्ट होता है इसमें प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वो क्या होता है, होते हुए जाता है। तो ये हमने देखा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की, अगर सॉइल से, रूट हेयर से जाइलम तक पानी कैसे जाता है।
अब नेक्स्ट चीज़ ये कि यहाँ पर ने पैसेज सेल की बात करी थी, तो यहाँ पे पानी कैसे जाएगा? तो पैसेज सेल या एंडोडर्मिक ऐसी जगह है कि जहाँ पानी हमेशा सेल के बीच में जा जाता है, वो एपोप्लास्ट मूवमेंट हो या सिम्प्लास्ट मूवमेंट हो, यहाँ हमेशा कैसे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल के बीच में से जाके फिर क्या करता है, सेल के बीच में से गया, सेल के बीच में से जाता है और फिर क्या करता है, अपना एपोप्लास्ट मूवमेंट, मतलब फिर वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब क्या होता है, वो मेम्ब्रेन इंटरसेल्यूलर और सेल वॉल के थ्रू होते होते कहाँ पहुँच जाता है, जाइलम में पहुँचता है। ठीक है, ये हमने देखा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की वाटर का मूवमेंट कैसा होता है। मेनली जो वाटर मूव करता है वो एपोप्लास्ट मूवमेंट के थ्रू करता है। ठीक है, तो अपन ने देखा मूवमेंट ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट देखते हैं एसेंट ऑफ सेप। ये तो अपन ने देखा कि सॉइल के रूट हेयर्स में से जाइलम तक पानी कैसे पहुंचा, ये अपन ने रूट की बात करी। अब रूट से जो अपन जानते हैं कि जो वाटर है वो हर लीफ को, हर प्लांट के पार्ट को ज़रूरत होती है, तो वो हर पार्ट तक कैसे पहुंच पाता है, तो उसके लिए उसको अपन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे अपन एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड्स। इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होती है रूट प्रेशर थ्योरी, दूसरी अपन पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन थ्योरी। अब पहले देखते हैं अपन रूट प्रेशर थ्योरी कि रूट प्रेशर थ्योरी का क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंटिन्यू। ठीक है, मतलब कि जो रूट्स है उसमें क्या होना चाहिए, ये प्लांट है, इसकी ये रूट्स है, ठीक है, रूट्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद नो ट्रांसपीरेशन, ये जो लीव्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। थर्ड है ओनली हेल्प्स इन हर्बेशियस प्लांट। जो रूट प्रेशर थ्योरी है उसके द्वारा हम सिर्फ हर्बेशियस प्लांट में ही पानी पहुंच पाता है। एक्चुअली देखते हैं कि पहले रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये रूट है, ठीक है, और ये अपन ने प्लांट है। ठीक है, क्या होता है कि अब पानी कहाँ जाएगा, रूट के अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा और कहाँ जाता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है। अगर ट्रांसपीरेशन होगा तो वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। पर अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पानी बाहर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ रूट में क्या बनेगा, रूट प्रेशर बनेगा। रूट प्रेशर की वजह से पानी क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है और प्लांट के हर पार्ट तक पहुँचता है। पर ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हर्बेशियस प्लांट में ही हो पाती है, क्योंकि रूट प्रेशर थ्योरी या रूट प्रेशर की वजह से जो टॉल प्लांट्स हैं उसमें पानी नहीं पहुंच पाता है। तो ये अपन ने देखा रूट प्रेशर थ्योरी। इसमें क्या दो कंडीशन होती है कि एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू होना चाहिए और ट्रांसपीरेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है गटेशन। गटेशन फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर एज लिक्विड थ्रू हाइड्रोथोट्स। देखिए क्या होता है कि जब वाटर का लॉस हाइड्रोथोट्स के थ्रू होता है तो उसे हम कहते हैं गटेशन। यह हमेशा विंटर्स या अर्ली मॉर्निंग में होता है। इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, वाटर का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू होना चाहिए और लेस ट्रांसपीरेशन होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो वाटर है, ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंटिन्यू हो रहा है, ट्रांसपीरेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो वाटर कहाँ से लॉस होता है, हाइड्रोथोट से। किस फॉर्म में लॉस होता है, लिक्विड के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसके बाद हम जब ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे तो वो दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए गटेशन हमेशा क्या होता है, गटेशन कहाँ से होता है, हाइड्रोथोट से होता है और वाटर हमेशा लिक्विड के फॉर्म में लॉस होता है। ये अपन ने देखी अभी रूट प्रेशर थ्योरी। अब हम देखते हैं ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। इसके पहले अपन ने देखी थी कौन सी थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में क्या हो रहा था, वाटर लिक्विड के फॉर्म में हाइड्रोथोट्स के थ्रू लॉस हो रहा था। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से लॉस होता है।
अब यहाँ पे अपने पास 2 सेल्स रहते हैं, डाइकॉट प्लांट में डाइकॉट सेल और मोनोकॉट प्लांट में मोनोकॉट सेल। डाइकॉट सेल किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड का होता है, वहीं पे मोनोकॉट सेल हमारे डबल शेप्ड का होता है। अब अपन देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है कि हमने यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया है डाइकॉट सेल का। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले गार्ड सेल है, ठीक है। दोनों गार्ड सेल के बीच में स्पेस जो है वो है स्टोमा, और उसके बाद है सब्सिडियरी सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आयंस का या वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, सब्सिडियरी सेल्स से कहाँ होता है, गार्ड सेल में होता है। अब अपन देखते हैं कि गार्ड सेल कैसे खुलते हैं या जो ट्रांसपिरेशन है वो कैसे होता है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये होती है कि जो गार्ड सेल की जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक होती है एज़ कंपेयर टू आउटर लेयर, ठीक है। वो जितनी ज़्यादा थिक होगी, ठीक है, वो उससे क्या होगा, जो माइक्रोफाइब्रिल्स है वो जो है वो खींचेंगे, जो दोनों लेयर्स है, जो थिक लेयर्स है उसको खींचेंगे और इजीली जो है अपना स्टोमा जो है या फिर बोल सकते हैं गार्ड सेल क्या होते हैं, खुल पाते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन स्टेप ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि पोटेशियम एंड सोडियम आयन मूव्स कहाँ करते हैं, जो अपनी ये सब्सिडियरी सेल है, ठीक है। ये जो अपनी सब्सिडियरी सेल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये हमारी सब्सिडियरी सेल है और ये हमारा क्या है, ये हमारी गार्ड सेल है, ठीक है। बीच में ये स्टोमा है। तो आयंस कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, सोडियम और पोटेशियम आयंस कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, सब्सिडियरी सेल्स से गार्ड सेल में, ठीक है। जब ये आयंस मूव करते तो गार्ड सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, और जब वो सेल होगी जो ये इनर वॉल है वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच होने से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये अपन ने बात करी पोटेशियम और सोडियम आयंस की। उसके बाद देखिए अपन जानते हैं कि जब सारे आयंस यहाँ मूव कर जाएंगे तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन जाएगी, हाइपोटोनिक, और अंदर कौन सी कंडीशन बन जाएगी, हाइपरटोनिक, है ना, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन आयंस का ज़्यादा हो जाएगा और बाहर आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा। तो अपन ये भी जानते हैं कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो आयंस के बाद वाटर भी सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में जाएगा। वाटर और आयंस की वजह से गार्ड सेल स्वेल होते हैं, उसके बाद वो स्ट्रेच हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये तो रही मॉर्निंग की बात। सेम प्रोसेस इसका उल्टा कहाँ होता है, नाइट में होता है, कि जो भी वाटर और आयंस है वो बाहर आ जाते हैं और सेल क्या हो जाती है, जो पहले वाली पोजीशन में या नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। सेम कंडीशन हमारी मोनोकॉट सेल से भी होती है। तो ये अपन ने देखा कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। अब अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। ये तो अपन ने अभी देखा कि ट्रांसपिरेशन कैसा होता है। अब ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ 2 फोर्स आते हैं, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव मतलब अगर कोहेसिव का मतलब होता है अगर जो अट्रैक्शन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। दूसरा आता है एडहेसिव फोर्स, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, मतलब वाटर और लिग्नीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। दूसरा आता है कैपिलरी फोर्स। ईजीली ही नहीं क्या होता है कि रूट से प्लांट में पानी चले जाता है, रूट से स्टेम या ऊपर की स्टेम से, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस आती है। इसमें सबसे पहले अपन ने देखा एडहेसिव कोहेसिव फोर्स। अब अपन देखते हैं कैपिलरी फोर्स। जाइलम वेसल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स फ्रॉम, जो जाइलम वेसल्स है वो थिन कैपिलरीज जैसी बनी होती है, जिससे क्या होता है वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। अब ये तो अपन ने बात करी कि कैसे वाटर अपवर्ड मूवमेंट करा। अब अपन बात करते हैं कि जब अगर पानी सेल के पास और लीव्स के पास यहाँ आ गया तो वो ट्रांसपिरेशन से बाहर की तरफ कैसे निकलता है। देखिए यहाँ मैंने
इसका स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए ये जो पानी है यहाँ से होते हुए ऊपर तक तो आ गया हमारी लीफ के पास। अब वो स्टोमेटा से किस तरह बाहर निकलता है, देखिए ये हमारी लीफ है, लीफ वेनलेट्स है, ये हमारी लीफ वेनलेट्स है। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा वाटर जमा हो जाएगा। देखिए ये मैंने इसका डायग्राम बनाया। सबसे पहले एपिडर्मिस की लेयर, फिर पेलिसेड, पैरेन्काइमा। ये पोर्शन है जहाँ पे ये पोर्शन मैं बताना चाहती हूँ जहाँ पे पानी आया है। वहाँ पे क्या है, हमारे जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से आता है और यहाँ पे क्या रहता है, हमारा स्टोमेटा रहता है। देखिए यहाँ से वाटर वेपर, जाइलम फ्लोएम से वाटर की जो वेपर रहती है, यहाँ पे तो पानी आता है पर वो यहाँ से वाटर वेपर क्या होती है, रिलीज़ होती है। अब अपन जानते हैं अगर हमको एक डायरेक्ट ऐसी चेन बनाना है जिससे हमेशा जो पानी है नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपीरेशन हो या एक पुल बने, उसके लिए हमको सक्शन प्रेशर की ज़रूरत होती है जिससे कि एक पूरी चेन बन जाती है। तो देखिए क्या होता है, बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, वो पानी को ऐसे बोल सकते हैं इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने से क्या होता है, सक्शन प्रेशर जनरेट होता है। सक्शन प्रेशर जनरेट होने के कारण एक चेन बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिससे पानी रूट से लीफ में क्या होता है, रूट से लीफ की तरह एक पूरी चेन बन जाती है जिससे वाटर ट्रांसपीरेट होता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो भी मूवमेंट होता है वो हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब देखते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। ये अपन ने क्या देखा, वाटर एब्जॉर्प्शन। अब देखते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। देखिए जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं वो दो प्रोसेस से होते हैं, एक तो डिफ्यूजन और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब सॉइल में मिनरल्स हाई कंसंट्रेशन में रहते हैं तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, पर जब सॉइल में जो मिनरल्स है वो लेस कंसंट्रेशन में होते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। और देखिए एक तो क्या होता है कि लेस कंसंट्रेशन में हो, और जो भी हमारे मिनरल्स रहते हैं वो चार्ज्ड आयन के फॉर्म में रहते, तो चार्ज्ड आयन के फॉर्म में वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ तो कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये हमारे मिनरल्स कहाँ गए, ये जो मिनरल्स है सॉइल में वो कहाँ जाते हैं, अपनी रूट हेयर्स से कहाँ जाते हैं, कॉर्टेक्स सेल से, और फिर कॉर्टेक्स सेल से वो कहाँ चले जाते हैं, जाइलम में, और फिर वाटर के साथ मिनरल्स प्लांट में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ये अपन ने देखा मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, कि ट्रांसपीरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन रेट ज़्यादा होगा, पर कंडीशन अप्लाइड, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एब्सिसिक, वहाँ पे एक वाटर स्ट्रेस की कंडीशन बनती है। जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन बनती है तो वहाँ एब्सिसिक एसिड रिलीज़ होता है। एब्सिसिक एसिड रिलीज़ होता है तो क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा क्लोज हो गया मतलब ट्रांसपीरेशन पूरी तरीके से स्टॉप हो गया। ये तो अपन ने देखा टेम्परेचर। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। हायर द ह्यूमिडिटी लोअर द ट्रांसपीरेशन, मतलब ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा ट्रांसपीरेशन उतना ही कम। नेक्स्ट है लाइट। देखिए लाइट और ट्रांसपीरेशन का कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है, पर हम जानते हैं कि लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे जैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्टोमेटा ओपन होगा, हाइपरटोनिक कंडीशन बनेगी, तो इनडायरेक्टली ट्रांसपीरेशन भी होगा। तो मतलब लाइट ज़्यादा तो ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा। ठीक है, वैसे ही अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हुई, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन बनी, तो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिससे ट्रांसपीरेशन स्टॉप हो जाता है। ये अपन ने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स ट्रांसपीरेशन के लिए अफेक्ट होते हैं। अब अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अभी तक अपन ने पानी की बात करी कि पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब अपन बात करेंगे कि फूड कैसे
प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए फूड हमेशा फ्लोएम के जो सेल्स रहते हैं उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे दो सेल्स रहते हैं, एक तो सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स और दूसरा कंपेनियन सेल्स। इस प्रोसेस को हम मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसको सोर्स से सिंक थ्योरी भी कहते हैं। सोर्स मतलब जहाँ खाना बनता है और सिंक मतलब जहाँ इसको पहुँचाना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखे हैं यहाँ मैंने। कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसाइज्ड एज ग्लूकोज, मतलब खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है पर ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में होता है और स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि वो ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है? क्यों ग्लूकोज के फॉर्म में इसलिए बनता है क्योंकि क्या होता है, वो इजीली सिंथेसाइज होता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, उसको अपन सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब प्लांट उसको सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं और पॉलीसैकेराइड स्टार्च के फॉर्म में उसको प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कभी भी फूड जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, वहीं पे वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अब अपन देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए प्लांट्स में क्या हुआ, खाना बना, तो ये क्या है ये हमारी जो कंपेनियन सेल्स है और ये हमारी सीव ट्यूब्स है। तो जो खाना बना आया कहाँ, सबसे पहले कंपेनियन सेल्स में आया और उसके बाद वो कहाँ चले गया, यहाँ सीव ट्यूब्स में चले गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सुक्रोज की कंसंट्रेशन जो है हाई हो गया। सुक्रोज का कंसंट्रेशन हो गया मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन बन गई, बाहर के जो सेल्स हैं यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन बन गई। तो जैसे ही खाना गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पानी भी क्या हुआ, बाहर से अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, जब वाटर मूव हुआ सेल में तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट अराइज हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट अराइज होने की वजह से क्या होता है, वाटर एंड फूड मूव टू अदर सेल ऑफ प्लांट पार्ट। वहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट बना। प्रेशर ग्रेडियंट बनने से क्या होता है, वाटर और फूड पार्टिकल सेल के दूसरी प्लांट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं। जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है ये क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये अपन ने देखा कि प्लांट्स में खाना किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिख रखे हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 ऑल्सो ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा, मतलब सिर्फ पानी ही ट्रांसपिरेट नहीं होता है स्टोमेटा के थ्रू, वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का भी ट्रांसपिरेशन होता है, एक्सचेंज होता है। जो इन डाइकॉट स्टोमेटा प्रेजेंट इन लोअर सरफेस ऑफ लीफ दैट इज डॉर्सिवेंट्रली। अपन ने देखा था मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट सेल और डाइकॉट सेल। तो जो डाइकॉट सेल में जो स्टोमेटा है वो मेनली लोअर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, पर मोनोकॉट जो सेल होती है उसमें स्टोमेटा इक्वल मतलब बोल सकते हैं दोनों सरफेस पे इक्वली प्रेजेंट रहता है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, तो फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ये मोबिलाइज्ड आयन रहते हैं, जो कैल्शियम होता है वो इमोबिलाइज्ड आयन होता है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी TG एग्री ID के नाम से फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। यहां हम सॉइल एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी एट्सेट्रा सभी के डेली अपडेट्स यहां पर देते रहते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। थैंक यू।